दोस्तों, मैं शशि भूषण तिवारी अपनी भौतिकी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने गणित के अनुप्रयोग के ऊपर एक पाठ को प्रारंभ किया था। भौतिकी में गणित का विशिष्ट स्थान है और गणित के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना होगा भौतिकी की पढ़ाई प्रारंभ करने के पूर्व। पिछली कक्षा में हमने कोण के मात्रक रेडियन के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति का उपयोग किस प्रकार से भौतिकी के प्रश्नों में हो सकता है, इसका एक आध उदाहरण देखा था और अंत में हम ग्राफ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने यह समझा था कि यदि एक भौतिक राशि y x के साथ परिवर्तित होती है, किसी अन्य भौतिक राशि x के साथ बदलती है, तो y और x के बीच संबंध को हम एक तालिका बना के व्यक्त कर सकते हैं। हम चाहें तो y और x के मध्य एक ग्राफ बनाकर उस संबंध को दर्शा सकते हैं, या हम चाहें तो y और x के मध्य एक समीकरण लिखकर उनके संबंधों को बता सकते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम सरल रेखीय ग्राफ के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। यहां पर जो कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। देखिए, किन्हीं भी दिए हुए दो बिंदुओं को जोड़ने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो सकती है। किसी भी सरल रेखा को प्लॉट करने के लिए, किसी भी सरल रेखा का ग्राफ खींचने के लिए हमें उस पर स्थित दो बिंदुओं की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें एक सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं की स्थिति पता है तो उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। y और x दो राशियों में रिश्ता, संबंध रेखीय संबंध कहलाता है यदि y और x के बीच के संबंध को ऐसे किसी समीकरण से व्यक्त किया जा सके। इस समीकरण में a, b और c नियत राशियां हैं, कांस्टेंट्स हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकती हैं। जब भी x और y दो वेरिएबल्स, दो परिवर्तनशील राशियों के बीच का संबंध ऐसे किसी समीकरण से व्यक्त किया जा सके तो हम कहते हैं कि x और y के बीच का संबंध सरल रेखीय संबंध है, लीनियर रिलेशनशिप है, रेखीय संबंध है। x एवं y में संबंध रेखीय है। इस स्टेटमेंट का अर्थ यह हुआ कि y और x के बीच में यदि एक ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है। जी हाँ, ऐसा एक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है। उदाहरणार्थ अगर मैंने लिखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यह समीकरण बिल्कुल इस स्वरूप का है ना। a का मान 2 है, b का मान -1 है और c का मान 3 है। तो यह समीकरण बिल्कुल इस स्वरूप का है। यह एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अगर इसी समीकरण में यहां पर x की घात 2 होती तो फिर यह सरल रेखीय समीकरण नहीं है, या इसी समीकरण में y की घात 3 होती या √y होता तो ऐसे समीकरण रेखीय समीकरण नहीं है।
और इनके ग्राफ सरल रेखीय नहीं होते। ध्यान दीजिए, y और x के बीच ग्राफ सरल रेखा सिर्फ एक ही परिस्थिति में होती है, जब y और x के बीच का संबंध ऐसे किसी समीकरण से व्यक्त होता है। यदि y और x के बीच का संबंध इस प्रकार के समीकरण से व्यक्त नहीं होता, किसी अन्य प्रकार के समीकरण से व्यक्त होता है, तो y और x के बीच का ग्राफ हमेशा एक वक्र होती है। कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3 sin x। sin x एक त्रिकोणमितीय फलन है। यह एक सरल रेखा को निरूपित नहीं करता। यदि हम y और x का ग्राफ प्लॉट करें तो यह ग्राफ किसी भी हाल में सरल रेखा नहीं होगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह भी रेखीय समीकरण नहीं है, इसलिए y और x के बीच का ग्राफ एक वक्र ही होगा। कहने का तात्पर्य y और x के बीच का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ उस परिस्थिति में सरल रेखा होगी जब उनके बीच का रिश्ता ऐसे किसी समीकरण से व्यक्त होता है। चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी कापियों में इस समीकरण का ग्राफ प्लॉट करें। आपको जैसे आता है वैसे करें। वीडियो को पॉज करें और इस समीकरण का एक ग्राफ प्लॉट करें। उसके बाद अपने ग्राफ को मेरे ग्राफ से मेल करें। देखिए आपने सही किया कि नहीं। आप जैसे भी कर सकते हैं, इस समीकरण का ग्राफ प्लॉट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने निश्चित रूप से समीकरण का ग्राफ सही प्लॉट किया होगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, किसी भी सरल रेखा का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें उस पर स्थित सिर्फ दो बिंदुओं की जानकारी चाहिए। दो बिंदुओं की स्थिति का पता होनी चाहिए। ये होते ही हम उन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे और हमें एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं मान लेता हूं x का मान 0 है। यदि x का मान 0 है तो यह समीकरण हमें कहता है कि y का मान -3 होगा। यहां x की जगह 0 लिखिए तो y का मान प्राप्त होता है -3। अब मान लो y का मान 0 है तो x का मान 3/2 होगा। क्या x का मान 1, x का मान 1.5, 2 नहीं ले सकते? ले सकते हैं, पर मैंने 0 चुना है क्योंकि कैलकुलेशन एकदम आसान है। एक झटके में दिख जाता है कि x का मान 0 तो y कितना, y 0 तो x कितना। ये तालिका हमें बेसिकली इस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक के बारे में बताती है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताती है। जब x का मान 0 है तो y -3 है, अर्थात इस सरल रेखा पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x0 y -3 है। ध्यान देंगे इस रेखा पर हर जगह x का मान 0 है। यहां हर जगह x 0 है, x 0 है, यहां हर जगह x 0 है। x 0 तो y -3, ये 1 2 3 -3, x 0 y -3 ऐसा एक बिंदु हुआ। यह बिंदु निश्चित रूप से हमारी सरल रेखा पर स्थित है क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक x और y निर्देशांकों के मान इस समीकरण को पूर्णतया संतुष्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब y 0 है तो x का मान 3/2 है। जब y 0 है, y जब 0 है तो हम इस सरल रेखा पर हैं। इस सरल रेखा के ऊपर हर जगह y का मान 0 है। जब y 0 है तो x का मान 3/2 है। 3/2 मतलब ये अगर 1 है, ये 2 है तो ये 1.5 है। यहां ये एक दूसरा बिंदु है जो इस सरल रेखा पर स्थित है। आपको सिर्फ इन दो बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ देना है।
यही है हमारी सरल रेखा। अर्थात ये ऐसी रेखा है जिस पर स्थित हर बिंदु के x और y नियतांक इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के x और y कोऑर्डिनेट को यहां रखें तो यह समीकरण संतुष्ट होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सरल रेखा का ग्राफ बना सकते हैं। एक सरल रेखा मूल बिंदु से जितनी दूरी पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है, जैसे यहां मूल बिंदु से 3/2 इतनी दूरी पर यह सरल रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है। यह सरल रेखा x अक्ष को मूल बिंदु से 3/2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेदित करती है। इस लंबाई को 3/2 को हम इस रेखा का x अंतःखंड भी कहते हैं, x इंटरसेप्ट कहते हैं। इस उदाहरण में 3/2 x इंटरसेप्ट है, इस रेखा का x इंटरसेप्ट है। ठीक उसी प्रकार यह रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है? मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर ऋणात्मक y अक्ष पर, अर्थात यह -3, एक्चुअली में ये दूरी तो 3 ही है पर यह ऋणात्मक y अक्ष में है। इसको दर्शाने के लिए हम -3 लिखते हैं और कहते हैं कि यह लंबाई -3, यह लंबाई इस रेखा का y अंतःखंड है, अर्थात y इंटरसेप्ट है। चलिए, सरल रेखा के इस समीकरण को, हालांकि कोई भी रेखीय संबंध x और y के बीच में एक सरल रेखा को निरूपित करता है निश्चित रूप से, पर सरल रेखा के इस समीकरण को गणितज्ञ कई भिन्न भिन्न प्रकारों से लिखते हैं। हर एक प्रकार की अपनी विशेषता होती है। सरल रेखा के समीकरण को एक विशिष्ट प्रकार से लिखने से उस सरल रेखा के संबंध में कुछ विशेष बातें हमें पता चल पाती हैं। हमारे लिए उन सभी तमाम विशेष रूपों में एक रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है सरल रेखा का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में। उस तक पहुंचने के पहले हमें सरल रेखा के स्लोप अर्थात प्रवणता, ढाल का अर्थ समझना होगा। तो आइए समझते हैं कि एक सरल रेखा की प्रवणता या ढाल का अर्थ क्या होता है। एक सरल रेखा की प्रवणता अर्थात ढाल, इसको अंग्रेजी में हम स्लोप कहते हैं। जी, दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में हम स्लोप अर्थात ढाल का क्या अर्थ समझते हैं, एक बार जरा उसको दोहरा लेते हैं। निश्चित रूप से अगर यहां पे एक ऐसी पहाड़ी है या एक नत्तल है और दूसरी तरफ एक ऐसी पहाड़ी या नत्तल है, अब मैं आपसे पूछूं एक लेमैन्स लैंग्वेज में, एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, कि इन दोनों पहाड़ियों में से किस पहाड़ी की ढाल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, किस पर चढ़ाई करना ज्यादा कष्टकारी होने वाला है, मुश्किल है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि इस पहाड़ी की ढाल इसकी तुलना में ज्यादा है, इस पहाड़ी की स्लोप या प्रवणता इसकी तुलना में ज्यादा है, निश्चित रूप से। और अगर एक पहाड़ी ऐसी है तो इसकी ढाल तो बहुत ही ज्यादा है, इस पर तो पता नहीं कैसे चढ़ा जाएगा, कुछ टूल्स टैकल्स चाहिए, कुछ सामग्रियां चाहिए जिसकी मदद से पर्वतारोही चढ़ पाएंगे। तो ढाल का जो अर्थ हम दैनिक जीवन में समझते हैं
लगभग उसी प्रकार का अर्थ गणितज्ञ भी लेते हैं। गणितज्ञ भी यह कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी दो सरल रेखाएं हों, सरल रेखा 1, सरल रेखा 2, तो गणितज्ञ भी कहते हैं कि सरल रेखा 1 की ढाल प्रवणता सरल रेखा 2 से ज्यादा है। प्रवणता या ढाल को हम अक्सर m से सूचित करते हैं। ठीक है, उस पर आते हैं, अभी ऐसे ही लिख देता हूं मैं। स्लोप, रेखा 1 की स्लोप ज्यादा है रेखा 2 के स्लोप से। ये कॉमन सेंस से हम बात कर रहे हैं, एक सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भौतिकी नहीं, कोई गणित नहीं। गणितज्ञों ने सरल रेखा के प्रवणता स्लोप की परिभाषा कुछ ऐसी बनाई है जिससे हमारी जो ढाल को लेकर साधारण सोच है वो किसी भी तरीके से बदले नहीं। हम जो ढाल का अर्थ समझते हैं, स्लोप का अर्थ समझते हैं, उससे मेल खाती हुई परिभाषा गणितज्ञों ने दी है। एक गणित के विद्यार्थी के लिए सरल रेखा की ढाल का अर्थ ये होता है। देखिए, सिर्फ ये कहना कि रेखा 1 की ढाल दूसरे से ज्यादा है, ये काफी नहीं है। एक गणितज्ञ या भौतिकवेत्ता हमेशा व्यंजकों में और अंकों में बात करना पसंद करते हैं। ज्यादा है, कम है, सिर्फ ये बोलने से बात नहीं बनती, हमें बताना होता है कितना है। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान अगर हम उसे दे सकें तो बहुत अच्छा। तो एक सरल रेखा की प्रवणता या ढाल को एक आंकिक मान से प्रदर्शित करना है और ऐसा आंकिक मान देना है जिससे जो हमारी सामान्य समझ है वो बनी रहे, वो बरकरार रहे, उसको कोई हानि न पहुंचे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर गणितज्ञों ने एक सरल रेखा की प्रवणता कुछ इस प्रकार से परिभाषित की है। एक सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा के साथ जो कोण बनाती है, एक सरल रेखा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण के टैन को रेखा की ढाल कहा जाता है। रेखा की ढाल को हम m से सूचित करेंगे और इसकी परिभाषा है टैन थीटा। गणित की भाषा में इस सरल रेखा की ढाल क्या है, तो उत्तर है टैन थीटा। उदाहरण के लिए, अगर यह कोण 45 डिग्री का है तो इस रेखा की ढाल टैन 45 डिग्री अर्थात 1 है। अगर यह कोण 60 डिग्री का है तो इस परिभाषा के अनुसार इस रेखा की ढाल टैन 60 डिग्री अर्थात √3 है, मतलब 1.732 है। जी हाँ, तो टैन थीटा का मान ही रेखा की ढाल होती है। अभी जो चित्र में रेखा आपको दिख रही है, ऐसी रेखा की ढाल धनात्मक होती है। निश्चित रूप से 0 से 90 डिग्री तक, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा यदि थीटा का मान हो तो टैन थीटा एक धनात्मक राशि होती है। और ऐसी रेखा जो आपको अभी चित्र में दिख रही है, इस रेखा की प्रवणता या ढाल एक धनात्मक संख्या ही होगी। टैन थीटा को हम रेखा की ढाल कहते हैं। निश्चित रूप से जैसे जैसे ये थीटा बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ये कोण बड़ा होता चला जाएगा, टैन थीटा का मान बड़ा होता चला जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम थीटा के मान को 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ाते हैं, जब हम थीटा के मान को 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ाते हैं तो टैन थीटा का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। अर्थात टैन 5 डिग्री से टैन 10 डिग्री बड़ा होता है, टैन 10 डिग्री से टैन 12 डिग्री बड़ा होता है, टैन 12 डिग्री से टैन 36 डिग्री बड़ा होता है, टैन 36 डिग्री से टैन 54 डिग्री बड़ा होता है और टैन 54 डिग्री से टैन 70 डिग्री बड़ा होता है। जैसे जैसे कोण 0 से 90 की तरफ जाता है, टैन थीटा का मान लगातार बढ़ता ही चला जाता है। तो जैसे जैसे ये रेखा एक्स अक्ष के साथ बड़ा कोण बनाती है, उसकी प्रवणता, उसकी ढाल बढ़ती चली जाती है और ये
हमारे दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में ढाल के अंडरस्टैंडिंग, समझ से मेल खाता है। इसकी तुलना में इसकी ढाल ज़्यादा। ठीक है, ऐसा ही गणितज्ञों ने भी परिभाषा दी है। यहां पर मैं जल्दी से ये ऐड कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि एक सरल रेखा x अक्ष के समानांतर हुई, यदि एक सरल रेखा x अक्ष के समानांतर हुई, कहीं भी हो सकती है, यहां, तो इसकी ढाल, इसकी प्रवणता क्या होगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसकी प्रवणता होगी 0, इसकी ढाल होगी 0। ये रेखा x अक्ष के साथ क्या कोण बना रही है? ये x अक्ष के समानांतर रेखा है, ये x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो जो इस रेखा की स्लोप होगी वो tan 0 डिग्री अर्थात 0 होगी। ऐसे कॉमन सेंस से भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई ढाल जैसी चीज मुझे नहीं दिख रही, ये फुटबॉल के मैदान की तरह सपाट है, कोई प्रवणता नहीं, कोई तीव्रता नहीं। तो एक x अक्ष के समानांतर है, उसकी प्रवणता या उसकी ढाल 0 होती है। और जैसे जैसे इस रेखा को अगर हम ऐसे घुमाते चले जाएं, तो जैसे जैसे x अक्ष के साथ उसका बनाया गया कोण बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे प्रवणता बढ़ती चली जाती है। और विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यदि एक सरल रेखा ऐसी हो y अक्ष के समानांतर, तो इसकी प्रवणता क्या होगी? ठीक कहा आपने, यह कोण 90 डिग्री का कोण है, इस रेखा की प्रवणता tan 90 डिग्री, जो अपरिभाषित अनंत बहुत बड़ा है, अनंत अर्थात इन्फिनिटी, अर्थात इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, इस रेखा की ढाल, इस रेखा की प्रवणता कितनी है? इससे ज्यादा ढाल हो ही नहीं सकती। अगर सच में एक पहाड़ी ऐसी हो तो इस पे कौन भला चढ़ पाएगा? कौन चढ़ पाएगा? सिर्फ एक, वो कौन है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के अलावा कौन चढ़ेगा इस पे? तो हमारे लिए, दैनिक जीवन में हमारे लिए ऐसी कोई चीज अगर है, खड़ी दीवार जो आपके कमरे में है, उसकी ढाल अनंत है, उससे बड़ी ढाल हो ही नहीं सकती। तो गणितज्ञों की परिभाषा जो है वो बिल्कुल हमारे व्यवहारिक जीवन में ढाल के सोच से मेल खाती है। आइए अब मैं आपको यहां यह भी बताऊं कि यदि एक रेखा ऐसी हो, यदि एक सरल रेखा ऐसी हो, तो इसकी ढाल ऋणात्मक मानी जाती है। ध्यान दीजिए, अगर आप एक पहाड़ी पर ऐसे चढ़ रहे हैं, अगर आप एक पहाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ रहे हैं, तो आपको चढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, हम कहते हैं इसकी ढाल धनात्मक है। परंतु यदि आप पहाड़ी पे उतरने लगे, ये एक फिसल पट्टी जैसा कि क्रीड़ा उद्यानों में होता है बच्चों के खेलने के लिए, ये एक फिसल पट्टी के समान है, इस पे चढ़ने में कोई मेहनत नहीं लगती, मजा आता है फिसलने में। तो हमारी रेखाएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक रेखा जो अभी तक हम बना रहे थे, जिसमें x के बढ़ने से y बढ़ता ही बढ़ता है, x के बढ़ने से y बढ़ता ही बढ़ता है, x के बढ़ने से y बढ़ता ही बढ़ता है, ऐसी रेखा की ढाल को धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव। और ऐसी रेखा जिसमें x के बढ़ने से y कम होता चला जा रहा है, इसके ढाल को हम ऋणात्मक लेते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हो जैसे ये एक क्रीड़ा उद्यान में बना हुआ फिसल पट्टी है, ये फिसल पट्टी जिस पे बच्चे फिसलते चले जा रहे हैं, ये एक नत्तल है जिस पे आप बड़े मजे में नीचे भागते चले जा रहे हैं। तो ऐसी रेखा जो फिसल पट्टी के जैसी दिख रही है आपको, ऐसी रेखा की ढाल को ऋणात्मक लिया जाता है। और ऐसी रेखाओं के ढाल को लिखने का एक सरल तरीका यह है, इस कोण को लिखिए आप, ये रेखा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा के साथ क्या कोण बना रही है, इस कोण को पढ़ लीजिए
और इस रेखा की स्लोप ढाल को लिखिए माइनस tan थीटा। जी स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं कि यदि यह कोण 60 डिग्री का है तो ऐसी रेखा की प्रवणता या ढाल हम लिखते हैं माइनस tan 60 डिग्री, माइनस tan 60 डिग्री अर्थात -√3। ऐसी रेखा की ढाल को लिखने का तरीका यह है। हालांकि गणितज्ञ इसको ऐसे लिखते हैं tan ऑफ दिस एंगल, पर ठीक है, उससे वही उत्तर आएगा जो मैंने आपको बताया। हम इसे ऐसे याद कर लें, ज्यादा सरलता से आप लिख पाएंगे। तो ऋणात्मक रेखाओं की ऐसी रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है और ऐसी रेखाओं के ढाल को हम इस प्रकार से लिखते हैं। यह एक प्रश्न सभी करके दिखाएंगे। एक सरल रेखा बनाएं जिसकी प्रवणता 1 है तथा y अंतःखंड, y इंटरसेप्ट का मान 3 है। सभी वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अपना ट्राई कंप्लीट होने के बाद वीडियो फिर से प्ले करके सॉल्यूशन को देखेंगे। सभी लोग डू इट। एक सरल रेखा बनाएं जिसकी प्रवणता 1 है तथा y अंतःखंड का मान 3 है। देखिए, सरल रेखा की प्रवणता 1 है, इसका अर्थ यह होता है कि यह सरल रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि tan 45 डिग्री जो प्रवणता होती है उसका मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 अंशों का कोण बना रही है, ये एक तथ्य है। दूसरा तथ्य, y अंतःखंड का मान 3 है, अर्थात मूल बिंदु से 1, 2, 3 इकाई की दूरी पर यहां से यह रेखा पास हो रही है। यहां से पास होने वाली एक रेखा ऐसी भी हो सकती है और एक रेखा ऐसी भी हो सकती है। ऐसी रेखा तब ली जाती जब उसकी ढाल, जब उसकी प्रवणता ऋणात्मक होती। अभी हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमारी रेखा की ढाल धनात्मक है, तो हमारी जो रेखा है वो इस प्रकार की है। यह सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए, रेखा की स्थिति से ढाल का कोई लेना देना नहीं है। रेखा यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ या यहां बनाओ, सभी रेखाओं की ढाल धनात्मक होगी अगर वो इस प्रकार है। और रेखा यहां बना दूं, यहां बना दूं या यहां बना दूं, फिसल पट्टी के समान अगर दिख रहा है, x के बढ़ने से y घट रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी ढाल ऋणात्मक होगी। इस रेखा की ढाल 1 है, m का मान 1 है, अर्थात यह कोण 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री 1 होता है। यह रेखा y अक्ष को मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहां से 3 इकाई दूरी पर से ये रेखा पास हो रही है, तो हमने ये रेखा प्लॉट कर दी। यहां ध्यान देना, अगर मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा बनाएं जो इसके समानांतर है, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक दूसरी रेखा बनाएं जो इस पहली रेखा के समानांतर है, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी? यह प्रश्न पूछा है आपसे। अगर हम मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा बनाएं जो इस दी हुई रेखा के समानांतर है, तो उस नई रेखा की प्रवणता क्या होगी? उत्तर है यही, 1। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो हमारी इस पहली रेखा के समानांतर है,
ये समानांतर तब होगा जब ये 45 डिग्री का कोण, ये भी 45 डिग्री का कोण है। इस रेखा या फिर इस रेखा को देखें, ये तमाम रेखाएं समान प्रवणता, समान ढाल वाली हैं अगर ये कोण समान है। इस चित्र में तीनों ही रेखाओं की प्रवणता समान है। तो हमने क्या सीखा? समान ढाल वाली रेखाएं समानांतर होती हैं, समान ढाल वाली रेखाएं समानांतर होती हैं। लिख लें, समान ढाल वाली रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समान प्रवणता वाली रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आइए जी, सरल रेखा के समीकरण का प्रवणता वाला स्वरूप अर्थात स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप फॉर्म क्या अर्थ है? देखिए, सरल रेखा के समीकरण तो एक ही होते हैं, एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन, रेखीय संबंध। कोई भी ऐसा समीकरण एक सरल रेखा है। ऐसे हर समीकरण को हम इसका रूप बदलकर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस स्वरूप में लिख सकते हैं। इसका स्वरूप बदलकर हम इसे ऐसा बना सकते हैं, हम इसे निम्न तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या तरीका है? इस समीकरण में y को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ कर दीजिए। सरल। यदि आपने सरल रेखा के समीकरण को इस स्वरूप में लिखा तो हमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। यह x का जो गुणांक है m एक संख्या है, x का गुणांक जो संख्या है वो सीधे तौर पे आपको सरल रेखा की प्रवणता बता देती है जी। ये m जो है ये सरल रेखा की प्रवणता है, स्लोप है। आपने समीकरण को इस स्वरूप में लिखा और x का गुणांक आपको सीधा सीधा प्रवणता बता रहा है। सरल रेखा को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप उसकी प्रवणता जानते हैं। c जो है वो उसके y इंटरसेप्ट का मान है, अर्थात y अंतःखंड का मान है। ज्यादा पहेलियां न बनाकर मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। मान लो ये एक सरल रेखा का समीकरण है, ये x और y में एक सरल रेखीय संबंध है, इसलिए यह एक सरल रेखा का समीकरण है। इस समीकरण को हम इस स्वरूप में व्यक्त करना चाहते हैं। इसका बड़ा सरल सा अर्थ है, हमें y को अलग कर लेना है, इस समीकरण को ऐसा लिखना है, बल्कि ऐसा लिख सकते हैं हम। अब आप ध्यान से देखिए,
यह जो समीकरण है आपका, यह समीकरण बिल्कुल इस स्वरूप में, y अलग, यहां भी y अलग, शेष राशियां दूसरी तरफ। अब इस स्वरूप में लिखने के पश्चात x का जो गुणांक है वो है 1/2। हम इसे देखकर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि x का गुणांक 1/2 जो है ये इस सरल रेखा का स्लोप है, ढाल है। स्लोप जिसे हम m से सूचित करते हैं उसका मान आधा है, और y इंटरसेप्ट जिसे हम c से सूचित करते हैं ये 3/2 है। इस चीज का कोई प्रमाण मैंने आपको नहीं दिया, मैं आपको सीधा सीधा याद करा रहा हूं कि एक सरल रेखा के समीकरण को हम इस स्वरूप में लिख सकते हैं, और इस स्वरूप में लिखने का फायदा यह है कि x का जो गुणांक है वो रेखा की ढाल को व्यक्त करता है, और ये जो नियत राशि, अलग थलग पड़ी हुई नियत राशि, ये y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड को बताती है। अर्थात जैसे ही इस समीकरण को इस रूप में लिखा, आपको अपने मन में वो सरल रेखा दिखने लगी होगी। नहीं दिख रही है? मुझे तो दिख रही है। मुझे ये सरल रेखा स्पष्ट तौर पे बहुत साफ सुथरी दिख रही है। देखिए, ये एक ऐसी रेखा है जिसकी स्लोप धनात्मक है, अर्थात रेखा ऐसी होगी, ऐसी नहीं हो सकती, फिसल पट्टी वाली नहीं। इसका y अंतःखंड 3/2 है। यहां से 3/2 इकाई दूरी पे, यहां से ये दूरी 3/2 है। यहां से यह सरल रेखा पास होती है, और सरल रेखा ऐसी नहीं है, ना ना ना, ये सरल रेखा निश्चित रूप से ऐसी है, इसका स्लोप धनात्मक है। ये थीटा ऐसा कोण है जिसके लिए tan थीटा का मान 1/2 है। थीटा एक ऐसा कोण है जिसमें tan थीटा का मान 1/2 है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, मतलब लगभग 0.6 होता है। tan 30 डिग्री का मान लगभग 0.6, उससे थोड़ा कम, मतलब ये 30 डिग्री से छोटा कोण है। एक अनुमान बता रहा हूं, यह हो सकता है 25 डिग्री के आसपास का कोई कोण हो। तो यह सरल रेखा इस तरीके से दिखाई दे रही है। सरल रेखा के समीकरण को इस स्वरूप में लिखते ही हमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई, एक उसका स्लोप और एक y अंतःखंड। देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हो कि ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैंने पहले ही बहुत स्पष्टता से बताया है कि भौतिकी में गणित का महत्वपूर्ण रोल है। जस्ट आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, आपकी हिम्मत और बढ़ाने के लिए कि हाँ हमें ये चीज़ें जाननी जरूरी हैं, मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल उदाहरण लेता हूं। देखिए, एक भौतिकी से जुड़ा, जिसमें आपको, जिसकी आवाज भौतिकी विषय के जैसी लगी, ऐसा एक उदाहरण लेता हूं। ठीक है, एक कण द्वारा तय दूरी को ऐसे सूचित करेंगे, समय के साथ, समय को t से सूचित करेंगे, दिखाए गए ग्राफ के अनुसार बदलती है। कण की चाल ज्ञात करें। देखिए, अभी हमने भौतिकी नहीं पढ़ी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को चाल का अर्थ ठीक से ना पता हो, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको निश्चित रूप से ये पता होगा।
सपोज एक प्रश्न में ये कहा गया है कि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ इस प्रकार बदल रही है। y अक्ष पे तय की गई दूरी s को दर्शाया गया है, x अक्ष पे समय t को दर्शाया गया है। समय सेकंड में व्यक्त हो रहा है, इसको बार बार यहां नहीं लिखते, यहां लिख दिया सेकंड, तो ये 5 सेकंड है। दूरी s मीटर में व्यक्त हो रही है, ये 30 लिखा अर्थात 30 मीटर। चाल ज्ञात करें। आगे के पाठों में एक फिजिक्स का अध्यापक है, आपकी कक्षा में आएगा और आपको यह बताएगा कि दूरी समय ग्राफ की ढाल, दूरी समय ग्राफ की ढाल से हमें चाल प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पर आने वाली कक्षाओं में मैं आऊंगा और ऐसा स्टेटमेंट देके निकल जाऊंगा कि तुम्हें जो समझना है समझो। मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा चाल, दूरी समय ग्राफ की ढाल होती है। ये आपने याद कर लिया, फिजिक्स के टीचर ने आपको पढ़ा दिया। अब एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा एक प्रश्न आ गया तो आप चुटकियों में उत्तर दे सकते हैं। आपको याद है कि दूरी और समय के बीच अगर एक ग्राफ दिया गया हो तो इस ग्राफ की ढाल ही चाल होती है। यह दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसकी ढाल tan थीटा को कहते हैं। तो चाल जो है वो दूरी समय ग्राफ की ढाल होती है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि ढाल का अर्थ tan थीटा होता है। अब tan थीटा, जैसा कि आप छोटी कक्षाओं में 9वीं 10वीं में त्रिकोणमिति में पढ़ते थे, वैसे लिखना है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह 90 डिग्री का कोण है। ये थीटा लिया आपने, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है। अगर इस रेखा की ढाल लिखनी है अर्थात tan थीटा लिखनी है, tan थीटा अर्थात ये 30 मीटर बटा 5 सेकेंड, तो 30 बटा 5 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कण की चाल 6 मीटर प्रति सेकेंड है। सिर्फ चाल और दूरी की बात नहीं, भौतिकी के लगभग हर पाठ में हमें एक ग्राफ और ग्राफ की ढाल से संबंधित प्रश्नों से जूझना पड़ेगा। तो ये जो जानकारियां हम इस वक्त एकत्रित कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनको भूलिएगा मत, इनको अच्छे से अपने मन में बैठाते चलें। चलिए, आप सभी इन कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हर प्रश्न के बाद आप पॉज बटन दबाएंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद या नहीं कर पाए उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। मैं कुछ प्रश्न एक के बाद एक कर रहा हूं, आपको हर प्रश्न को समझने के बाद पॉज बटन दबा के खुद से ट्राई करना है। एकदम सरल प्रश्न पूछ रहा हूं, इन प्रश्नों के जवाब मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। इस सरल रेखा की प्रवणता क्या है? वीडियो पॉज करें। इस सरल रेखा की प्रवणता स्लोप क्या है? वीडियो पॉज करें, उत्तर दें। इस सरल रेखा की प्रवणता जैसा हमने सीखा, ये फिसल पट्टी वाली रेखा x बढ़ने से y घटती चली जा रही है, तो हमने ये सीखा कि इस कोण के माइनस tan थीटा को हम रेखा की ढाल कहते हैं। तो ये माइनस tan 45 डिग्री होगा। सभी समझते हैं कि ये 180 डिग्री है, 135, 180 में से कम कर दिया तो ये 45 अर्थात -1। इस रेखा की प्रवणता है -1। यदि y अंतःखंड का मान, ये दूरी, ये लंबाई
5 है, अगर ये लंबाई 5 है तो x अंतःखंड का मान क्या है? अर्थात अगर मैं इस बिंदु का नाम A लूं तो लंबाई OA का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए। ये लंबाई 5 यूनिट है, इसको मैं B बोल देता हूं, तो OB 5 है, OA का मान बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए। निश्चित रूप से OA का मान भी 5 है। ये कैसे ज्ञात करते हैं हम? tan 45 डिग्री, tan थीटा tan 45 डिग्री OB बटा OA होती है। tan 45 डिग्री 1 है, 1, तो OB और OA तो बराबर हुए। OA और OB का मान समान हुआ, अर्थात 5। अगला प्रश्न, इस सरल रेखा का समीकरण लिख के बताएं। वीडियो पॉज करें। इस सरल रेखा का समीकरण, अभी हमने पढ़ा कि एक सरल रेखा का समीकरण स्लोप फॉर्म में इस प्रकार होता है। इस प्रश्न में हमें इस सरल रेखा की स्लोप, ढाल पता है -1। हमें इस सरल रेखा के y अंतःखंड का मान भी पता है 5। तो m की जगह लिखेंगे -1 इंटू x, और y अंतःखंड c, y अंतःखंड को व्यक्त करता है 5। तो सरल रेखा का समीकरण हो गया y इज इक्वल टू -x प्लस 5, -x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सरल रेखा की बात हुई। अब हम थोड़ी सी चर्चा वक्र के ऊपर करेंगे, कर्व्स के ऊपर करेंगे। स्लोप ऑफ ए कर्व, वक्र की ढाल। देखिए, ये हमारे x और y अक्ष हैं। ये मूल बिंदु है। किसी भी वक्र की कल्पना करें, कोई जरूरी नहीं कि वक्र मूल बिंदु से पास हो रहा हो, पर मैं यहां दिखा रहा हूं ऐसा। ये एक वक्र है, ये एक सरल रेखा नहीं है। एक वक्र सरल रेखा से भिन्न है बेसिकली एक ही मामले में। सरल रेखा की ढाल, तीव्रता नियत होती है। एक सरल रेखा, ये पहाड़ी है, तुम यहां पे चढ़ाई चढ़ो, यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, तुम यहां पे चढ़ रहे हो या यहां पे चढ़ रहे हो, दोनों ही वक्त एक जैसा अनुभव है, एक जैसी ढाल है। इस पूरे पहाड़ी की समान ढाल है, एक समान ढाल है, नियत ढाल है। एक सरल रेखा की एक ही ढाल होती है। परंतु इमेजिन करें सच में कि एक पहाड़ी ऐसी है। मैं दैनिक जीवन में ढाल के अर्थ को गणितीय परिभाषा से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सच में अगर ये पहाड़ी हो तो आप सभी समझ सकते हैं कि यहां पे पहाड़ी पे दौड़ना फिर भी आसान है, यहां तो बहुत मुश्किल है। हम क्या कहेंगे? हम दैनिक जीवन में कहेंगे कि यहां पे ढाल कम है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ढाल बढ़ती जा रही है, ढाल की तीव्रता बढ़ती चली जा रही है। जी हां, ऐसा ही इस वक्र के साथ भी है। गणित में अगर ऐसा वक्र आपको दिख रहा है, वैसे कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से, सामान्य अनुभव और सामान्य विश्लेषण से हम इस कंक्लूजन पे, हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि ये वक्र ऐसा है जिसकी ढाल नियत तो नहीं है। किसी भी वक्र की ढाल नियत नहीं होती।
ये शुरू में धीरे धीरे वाई बढ़ रहा है, स्लोप कम है, ढाल कम है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ढाल तीक्ष्ण होती चली जा रही है, तीव्र होती चली जा रही है। ये एक ऐसा वक्र है जिसकी तीव्रता बढ़ती ही चली जा रही है। ये एक ऐसा वक्र है जिसकी ढाल बढ़ती ही चली जा रही है। राइट? ये एक ऐसा वक्र है जिसकी ढाल बढ़ती ही चली जा रही है। चलिए, एक वक्र की ढाल सामान्यतः अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। सबसे पहली बात, सामान्यतः एक वक्र की ढाल अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। सामान्यतः एक वक्र की ढाल अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। अब फिर से प्रश्न उठता है, हम ये भी समझ गए कि ढाल, इस चित्र में वक्र की ढाल बढ़ती जा रही है निश्चित रूप से, पर फिर से ढाल को एक आंकिक मान देने की आवश्यकता है। हमसे यह पूछा जा सकता है कि इस विशिष्ट बिंदु P पर इस वक्र की ढाल क्या है, इस जगह पर वक्र की ढाल क्या है। तो विद्यार्थियों, वक्र की ढाल को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं। इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा का निर्माण करते हैं। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो वक्र को सिर्फ एक बिंदु पर छूती है। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो वक्र को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर। ये लाल रंग की रेखा बिंदु P पर वक्र की स्पर्श रेखा है। ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा की ढाल tan थीटा है। जी हां, इस स्पर्श रेखा अर्थात इस सरल रेखा की ढाल को ही हम बिंदु P पर वक्र की ढाल कहते हैं। बिंदु P पर वक्र की ढाल, बिंदु P पर वक्र की ढाल, एक विशिष्ट बिंदु P पर वक्र की ढाल, ये क्या होती है? ये होती है बिंदु P पर बनाई गई स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा एक सरल रेखा है, उसकी ढाल की परिभाषा हम ऑलरेडी जानते हैं। बिंदु P पर वक्र की ढाल क्या है? उत्तर है बिंदु P पे एक टेंजेंट खींचिए, एक स्पर्श रेखा बनाइए। इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है इसी को हम वक्र की ढाल कहते हैं, बिंदु P पर। निश्चित रूप से अगर इस बिंदु पर हम देखें तो यहां पर एक दूसरी ही स्पर्श रेखा बनेगी, उसकी ढाल अलग होगी। अगर हम इस बिंदु Q को देखें और कहा जाए कि बिंदु Q पर वक्र की ढाल क्या है, माप के बताओ, तो मैं ये करूंगा, बिंदु Q पर मैं एक स्पर्श रेखा का निर्माण करूंगा। यह कोण पढ़ूंगा, मान लो θ1 है, tan θ1 का मान पता करूंगा, यही tan θ1 बिंदु Q पर वक्र की ढाल होगी। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको एक वक्र के ढाल का अर्थ क्या होता है यह निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब कॉमन सेंस से जल्दी से मेरे एक आध प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस हैं, इसके लिए बहुत बड़े गणितज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्र की ढाल x के बढ़ने से बढ़ रही है, सही या गलत? मेरा वक्तव्य सही है या गलत? इस वक्र की ढाल x के बढ़ने से बढ़ रही है, सही है या गलत? ठीक कहा आपने, ये गलत है। इस वक्र की ढाल स्लोप का मान x बढ़ने से कम हो रहा है। ये एक ऐसा वक्र है
जिसकी ढाल लगातार घटती चली जा रही है। यहां पे चढ़ाई चढ़ना मुश्किल, अगर इसको 1 मिनट के लिए पहाड़ी मान लें तो यहां पे चढ़ाई चढ़ना ज्यादा मुश्किल है। यहां तो फिर भी ये काफी फ्लैट हो गया। यहां पर अगर एक सरल रेखा बनाएंगे तो ये सरल रेखा की ढाल काफी कम होगी, जबकि यहां पे एक सरल रेखा जो बनेगी उसकी ढाल काफी बड़ी होगी। ये यहां पे चढ़ाई बहुत मुश्किल है, तीव्र ढाल है, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ढाल कम होती जा रही है। तो ये एक ऐसा वक्र है जिसकी ढाल कम हो रही है। अभी जो वक्र बनाया था ऊपर, ये ऐसा वक्र था जिसकी ढाल बढ़ती चली जा रही है। विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज सीखी गई चीजें, बताई गई चीजें बिल्कुल ठीक से समझ में आई। अगली क्लास में हम कुछ विशेष प्रकार के वक्र जैसे कि परवलय और साइन वक्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अवकलन और समाकलन को समझने का प्रयास प्रारंभ कर देंगे। थैंक यू।